लास्ट टाइम पे हमारी किसी मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ v इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा बाई रो आ गई। ये बीटा क्या था, बल्क मॉडुलस, और रो क्या थी उस मीडियम की डेंसिटी, तो हमें साउंड की वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग अलग अलग केस लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास सॉलिड क्या है, मान लो जिस मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रही है वो एक सॉलिड सब्सटेंस है, क्या है, जब सॉलिड सब्सटेंस आए तो उसके लिए आप वेलोसिटी का उसमें फॉर्मूला यूज करोगे अंडर रूट वाई बाई रो, वाई बाई, ये वाई क्या है यहाँ पर, जैसे वहां पे बीटा होता था बल्क मॉडुलस, यहाँ पे वाई होगा यंग्स मॉडुलस। क्या बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में क्वांटिटी गिवन होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है इसका, हर चीज का डेरिवेशन पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये फॉर्मूला सिर्फ एक फैक्टर से निकल के नहीं आता जैसे हमने ये निकाला है, कई सारे, मतलब उसमें भी सॉलिड्स में अगर हम तरह तरह के सॉलिड में चले जाएं तो काफी सारी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाती हैं। पर अपने काम की चीज ये है कि साउंड का है, साउंड का किसी सॉलिड के अंदर, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का ये फॉर्मूला लगाना है अंडर रूट वाई बाई रो। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे ही न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट करे गैसेस के ऊपर, किसके ऊपर, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट ऑन गैसेस। और एक्सपेरिमेंट भी कैसे, थॉट एक्सपेरिमेंट थे, कैसे थे, थॉट एक्सपेरिमेंट, खाली मन में सोच लिए, करके नहीं देखे, क्योंकि उन्हें पॉसिबल ही नहीं था कर पाना। ध्यान सुनते क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला कि जब किसी भी गैस के अंदर, जैसे कि मान लो एयर है, क्या है, जब उस एयर के अंदर कोई साउंड वेव ट्रेवल करती है, कोई साउंड वेव ट्रेवल करती है, वो जगह जगह पर कंप्रेशन, पहले मान लो जैसे यहाँ पे कंप्रेशन बन गया, एयर मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए नॉर्मल वाली पोजीशन से, फिर रेयरफेक्शन बनेगा थोड़ी देर बाद, बनेगा नहीं बनेगा, फिर उसके थोड़ी देर बाद फिर अगला कंप्रेशन बनेगा, और फिर जहां तक भी साउंड को पहुंचना है वहां तक ऐसे कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनते चले जाएंगे। कुछ बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली क्या है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन में ऐसे ऐसे करके ऑसिलेशंस हो रही हैं पार्टिकल्स की। ठीक है, और यही चीज है जो कि एनर्जी कैरी करा रही है, जो भी गैस के पार्टिकल्स इस साउंड एनर्जी को कैरी कर रहे हैं वो आसपास के एटमॉस्फेयर से जुड़े हुए हैं, कांटेक्ट में। तो न्यूटन ने ये बोला कि मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर है टी, कितना, तो सीधी सी बात है जब ये ट्रांसमिट हो रही होगी एनर्जी, तब ये बार बार कंप्रेशन और रेफेक्शन करते 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 ये पार्टिकल्स, क्योंकि इन सराउंडिंग के कांटेक्ट में, तो अपना टेम्परेचर टी मेंटेन करेंगे जो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर है। बात समझ में आई? तो उन्होंने ऐसा मान लिया, ऐसा एजम्पशन लिया कि हम मान लेते हैं कि जो गैस का टेम्परेचर है, गैस का, दैट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ, अच्छा ऐसी प्रोसेस जिनके दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहे उन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो मतलब कि न्यूटन ने ये माना कि जो साउंड एनर्जी जब ट्रांसफर हो रही है तो प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल। उसका रीजन उन्होंने क्या दिया कि जो ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन बन रहे हैं इनके पार्टिकल्स सराउंडिंग के साथ में क्लोज कांटेक्ट में, और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर इनका भी होगा। बात समझ में आ रही है? फिर उन्होंने फाइनली फॉर्मूला निकाल के दिया, जब आइसोथर्मल प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट। उसके बाद उन्होंने फॉर्मूला निकाला आइडियल गैस के लिए, किसके लिए, आइडियल गैस। हमें पता है इस इक्वेशन को जरूर फॉलो करेगी आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मैं ये बोल सकता हूं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, बोलो। और जब पीवी कांस्टेंट है तो इसको कुछ कांस्टेंट लिख दिया, मान लो के, कितना। अब मैं क्या कर रहा हूं, दो साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूं, कैसे, ऐसे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक चीज होती है ऐसे लिख देते हैं हम लोग इसको, पीडीवी प्लस वीडीपी इज इक्वल टू जीरो। मैं यहां से निकालूंगा बल्क मॉडुलस, क्या निकालूंगा, बल्क मॉडुलस का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, बीटा इज इक्वल टू माइनस वी डीपी अपॉन डीवी, मतलब मेरे को इस क्वांटिटी की वैल्यू पता चल जाए। अब देखो इसकी मदद से मैं कैसे निकाल सकता हूं, इससे मेरे पास साफ साफ आ रहा है कि डीपी अपॉन डीवी, डीपी अपॉन इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो, आ रहा है? तो यहां पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, ये क्या आ जाएगा, माइनस वी इंटू माइनस पी अपॉन वी, तो ये आ गया पी, कितना आ गया, पी। तो सिंपली क्या करूं, इस वाले फॉर्मूले में मैं इस बीटा की जगह ये पी पुट कर दूं, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारे लिए आ गई इसके अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो गया, p बाई रो। क्या बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग है, न्यूटन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, किसमें, गैसेस में। उसमें भी कौन से टाइप की गैस, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको खाली गैस का प्रेशर पता हो और डेंसिटी पता हो तो आप वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल सकते हो,
लोगों ने निकाल के देखा कि पता तो चले एक्चुअली एयर में साउंड की वेलोसिटी है कितनी। लोग ये पहले ही एक्चुअली बहुत टाइम पहले ही एक्सपेरिमेंट से पता कर चुके थे। मान लो यहाँ से कोई सोर्स है जो कि साउंड एमिट कर रहे हैं, सामने दीवार है, साउंड यहाँ से तक जाएगी, दीवार से टकराकर वापस सुनाई देगी। यहाँ पे यहीं पे एक डिटेक्टर रख दिया, तो वो डिटेक्टर ये देख लेगा कि कितनी देर में आ रही है, हमें लेंथ भी पता है, टाइम भी पता चल गया, तो स्पीड निकल जाएगी साउंड की। निकाल के रख लिया लोगों ने, और साउंड की स्पीड जो एक्चुअली आई एक्सपेरिमेंट से एयर में, किसमें, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये आई 332 मीटर पर सेकंड। कुछ बात समझ में आ रही है? फिर इस फॉर्मूले से निकाला कि पता तो चले सही है गलत है। तो क्या करा, जो अपना एयर है नॉर्मल एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, उसका प्रेशर 1 atm है। एयर की डेंसिटी, एयर की डेंसिटी किस हिसाब से निकालेंगे, एयर की डेंसिटी उस हिसाब से निकालेंगे 76 mm ऑफ Hg होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके हिसाब से इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करी जाती है। और फाइनली यहाँ पे पी और रो की वैल्यू रखकर न्यूटन के अकॉर्डिंग जो साउंड की रफ्तार है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन वो निकल के आई लगभग 280 मीटर पर सेकंड, लगभग 200। अब मुझे बताओ ये डिफरेंस ज्यादा है या कम? ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है ना। 32 और 20, 52, 52 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब कि इसमें एक अच्छी खासी एरर है। तो समझ में आया कि यार इस फॉर्मूले को करेक्ट करने की जरूरत है, इस फॉर्मूले को। तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लैपलेस। क्या नाम था? लैपलेस। इन्होंने दिया अपना लैपलेस करेक्शन, लैपलेस करेक्शन। बोला कि अभी न्यूटन के फॉर्मूले में कुछ कमी है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि न्यूटन ने ये मान लिया था कि जो एयर है उसके कांटेक्ट में है ये सारे पार्टिकल्स, तो इसका मतलब क्या है कि इनका टेम्परेचर, एयर का जो टेम्परेचर है उसी के जैसा रहेगा। उन्होंने बोला कि एक्चुअली ये नहीं है। एक्चुअली फिर कैसा है, उनसे पूछा गया, उन्होंने ये बोला कि जब कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन एक जगह से दूसरी जगह बनते हैं, साउंड की रफ्तार हमें पता है बहुत ज्यादा, एक सेकंड में 332 मीटर। कुछ बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है कि रास्ते में जो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बन रहे होंगे ये बहुत फास्ट बन रहे हैं, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर बहुत फास्ट हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर बहुत। और जब एनर्जी का ट्रांसफर मान लो इस हिस्से से इस हिस्से में बहुत फास्ट होगा, तो सीधी सी बात है इस वाले कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन को सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज करने का मौका ही नहीं मिलेगा, टाइम ही नहीं मिलेगा, इतने में तो वो गायब हो जाएगा। और ऐसी प्रोसेस जो बहुत ही फटाफट हो जाए, मतलब कि उनमें हीट एक्सचेंज का टाइम ही ना हो, हीट एक्सचेंज का एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी कि डीक्यू क्या हो, जीरो, डीक्यू क्या हो। कुछ बात समझ में आ रही है? तो लैपलेस ने क्या माना कि भैया ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है। आइसोथर्मल कैसी है? एडियाबैटिक। क्यों है? क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट के एक्सचेंज का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और जब एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हम पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ना लगाकर क्या लगाएंगे, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या बात समझ में आ रही है? ये गामा क्या होता था, सीपी अपॉन सीवी, सीपी अपॉन क्या बोलते थे इसको, पॉइजन्स रेशियो। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। ये सीपी क्या होता था, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी होता था मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट। कुछ बात समझ में आ रही है? तो गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी। हमें मतलब ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, और इस वाली इक्वेशन का यूज करके ऐसी बल्क मॉडुलस निकालेंगे, और फिर बल्क मॉडुलस की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तब जो फॉर्मूला आएगा वो सही माना जाएगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार निकालते हैं। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका मैं पहले दोनों साइड ln ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? ln लो। तो क्या हो जाएगा, ln p प्लस गामा ln v इज इक्वल टू ln k। क्या बात समझ में आती है? बोलो। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, 1 अपॉन पी डी। ये क्या हो जाएगा, प्लस गामा तो गामा रहेगा, कांस्टेंट है, ln v का हो जाएगा 1 अपॉन v dv, और ln k कांस्टेंट है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन 0। बात समझ में आ रही है? तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को चाहिए क्या, मैं एक बार इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं जिस पहले निकाली थी, डीपी अपॉन डीवी। तो इसके अकॉर्डिंग डीपी अपॉन डीवी निकाल लेते हैं। क्या आ रहा है, डीपी अपॉन डीवी इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, माइनस गामा पी वाई वी। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मेरे पास इतना आ गया, अब मेरे को निकालना बीटा। क्या निकालना है? बीटा क्या होगा, माइनस वी डीपी अपॉन डीवी। क्या बात समझ में आ रही है? गामा पी कितना आ गया, गामा पी। बात समझ में आ रही है? तो इसके अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी ऑफ साउंड आएगी, वेलोसिटी ऑफ, वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई रो। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने कैसे निकाला है?
फिर वही काम करा, देख हमें पता तो है ये एक्चुअल वैल्यू 332 मीटर पर सेकंड, और फिर वही काम करा, इसमें एयर के लिए गामा पी और रो की वैल्यू पुट करी। एयर के लिए गामा की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 1.44, सारी वैल्यूज पुट करी और देखा कि आंसर इस वाली वैल्यू के बहुत पास है, लगभग 328 के आसपास आंसर आया। तो मान लिया गया कि भाई ये वाला सही है और ये वाला गलत है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ये याद रखना है लैपलेस ने क्या करेक्ट किया था, कैसे करेक्ट किया था। और फाइनली फिर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड का जब भी फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे या ये वाला, ये वाला करेक्ट वाला लगाएंगे। ये मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? इतना तो मैं समझ में आया। तो याद रखना है सॉलिड्स के लिए v इज इक्वल टू अंडर रूट वाई बाई रो, किसी ऐसी नॉर्मल कुछ भी मटेरियल बोल दिया उसका बल्क मॉडल्स दे दिए तो अंडर रूट बीटा बाई रो। गैसेस में भी न्यूटन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला, लैपलेस के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला, सही वाला ये, गलत वाला ये। गलत क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल माना था, सही एडियाबैटिक वाला है। क्या बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? लिख लो इतना। अब सुनो, जब हमारे पास वेलोसिटी का भी फॉर्मूला आ गया अंडर रूट गामा पी बाई रो, तो बार बार गामा की जरूरत पड़ेगी। तो हमें पता होना चाहिए कि मोनोएटमिक गैस के लिए गामा कितना है, डायएटमिक के लिए कितना है, ट्राइएटमिक के लिए कितना है। उसके लिए सीपी और सीवी पता होने चाहिए, और सीपी और सीवी पता होने के लिए हम लोगों को किसी मॉलिक्यूल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता होनी चाहिए। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब ऐसे समझ लो कोई मॉलिक्यूल कितनी तरीके से अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। तो सबसे पहली चीज हमने देखी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ, अगर किसी मॉलिक्यूल की, मैं उसमें पूरा नहीं जा रहा, वो तुम थर्मोडायनेमिक्स में आता है, जितना अपने अभी काम का उतना कर लेते हैं। मान लो किसी मॉलिक्यूल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है एफ, कितनी? तो उस वाले मॉलिक्यूल की जो टोटल नंबर ऑफ, मान लो कि उसके अंदर एक एटम है, कितना है? एक एटम, मतलब मोनो एटमिक है। तो ये एफ होंगे टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3n के बराबर। कितने के बराबर? यानी कि 3 इंटू 1 3 के बराबर। अगर उसके अंदर दो एटम होते, कितने होते? डाई एटमिक मॉलिक्यूल। तो किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी एफ, वो होंगी 3 इंटू 2 यानी कि 6। कुछ बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर कोई ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल है, ट्राई एटमिक, उसके अंदर टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी? 9। क्या बात समझ में आ रही है? अब सबसे पहले देखते हैं हम लोग मोनो एटमिक। क्या चीज? मोनो एटमिक वाले को अगर हम लोग देखें तो इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है, और ये एक एटम क्या कर सकता है? मान लो ये रहा एक एटम, ये या तो एक्स एक्सिस के अलोंग एनर्जी डिवाइड कर देगा अपनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, या फिर वाई, या फिर, क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए हम बोल देते हैं इसकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, और तीनों की तीनों इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। कैसी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? ट्रांसलेशनल डिग्रीज। ट्रांसलेशनल डिग्रीज, बस ऐसी रहने दो, ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी? 3। और रोटेशनल कितनी हो जाएंगी? 0। क्या बात समझ में आ रही है? मैं इसको कभी कभी एफ टी और एफ आर से भी डिनोट करूंगा, तो समझ जाना, ठीक है। जबकि अगर हम लोग बात करें डाई एटमिक की, कैसे की? डाई एटमिक, तो सिंपल क्या होगा? दो एटम है, बॉन्डेड है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे हमने बना दिया वो डाई एटमिक मॉलिक्यूल, मान लो फिलहाल इस वाली एक्सिस पे है, ये एटम, ये एटम। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसके पास क्या क्या चीज है? देखो, एक तो ये इस वाली एक्सिस के अलोंग चल सकता है, एक्स, वाई के अलोंग जा सकता है, जेड के अलोंग जा सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसकी 3 तो ट्रांसलेशनल हो गई, 3 तो, यानी कि एफ टी इज इक्वल टू 3। अब इसे ध्यान सोचना, ये इस वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट भी तो कर सकता है, बोलो। जबकि अगर तुम सोचो इस वाली एक्सिस के अबाउट, कौन सी वाली एक्सिस के अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट। तो एक्सिस के अबाउट इनको जरा पॉइंट साइज समझो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 निकल के आएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर तो 0 है, तो 0 निकल के आएगा। ऐसे ही जेड एक्सिस के अबाउट सोचोगे, जेड एक्सिस के अबाउट, तो सोचो घूम सकता है या नहीं? सोचो ना, जैसे हमने वाई एक्सिस के अबाउट घुमाया, ऐसे बिल्कुल बीच से यहां से पास कराओ, जेड एक्सिस के अबाउट भी घूम जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कि जिस एक्सिस के अलोंग ये मॉलिक्यूल डायएटमिक मॉलिक्यूल लाई कर रहा है, उस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, और बची कुछ दो एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। इसका मतलब कि इसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है? 6। इसका मतलब बची कुछ एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो होती है हमारे पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम? मतलब ये वाइब्रेशंस की फॉर्म में भी अपनी एनर्जी रख रहा है। एफ वी इज इक्वल टू 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगला जैसे हम लोग करते हैं ट्राई एटमिक के लिए। किसके लिए? ट्राई एटमिक के लिए।
तो ट्राई एटमिक के केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ना ट्राई एटमिक में दो तरह के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, एक तो वो जो लीनियर हो, एक वो जो नॉन लीनियर हो। तो दो तरह की कैटेगरी बना देते हैं हम लोग, ट्राई एटमिक लीनियर और ट्राई एटमिक नॉन लीनियर, ट्राई एटमिक नॉन लीनियर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सुन लो, पहले सुन लो, हंस बाद में लेना। मतलब ट्राइएटमिक लीनियर, ट्राइएटमिक लीनियर में ऐसा मॉलिक्यूल आ जाएगा जिससे कि मान लो CO2, कौन सा, 3 एटम है, लीनियर मॉलिक्यूल है कि। अब मान लो इसको हमने पटक दिया एक्स एक्सिस पे, किस पे, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। क्या बात समझ में आ रही है? ध्यान सोचो, ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है क्या, वाई के अबाउट, जेड के अबाउट। इसका मतलब कि इसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 2। अच्छा, ट्रांसलेशनल, एक्स में चल सकता है, वाई में, जेड में, यानी कि एफ ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू 3, एफ रोटेशनल इज इक्वल टू 2, और बची कुची किस में जाएंगी, वाइब्रेशन में। किसमें, कितनी हो जाएंगी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि टोटल 9 करनी है। बोलो, कोई दिक्कत? आगे आते हैं हम लोग ट्राई एटमिक नॉन लीनियर। ट्राई एटमिक जब नॉन लीनियर वाला होगा, जैसे ऐसा होगा, ये O3 ले लो, O3 मॉलिक्यूल हो गया। अब O3 मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे ही करके मान लो XY प्लेन में पटक दिया, किसमें, XZ प्लेन में पटक दिया। ये X एक्सिस हो गई, ये Z एक्सिस हो गई, ये Y एक्सिस हो गई। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो, क्या ये X एक्सिस के अबाउट इस बार रोटेट कर सकता है? कर सकता है। क्या Y के अबाउट भी और Z के अबाउट भी? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Z के अबाउट भी। देखो ये O वाला ऐसे घूमेगा ना, अगर ये O डबल बॉन्ड हो इस एक्सिस पे भी लाई कर गया तो ये तो घूमेगा ही ऐसे। ये बात समझ में आ रही है? तो इसकी 3 रोटेशनल हो गई, ट्रांसलेशनल तो 3 नहीं है, यानी कि FT इज इक्वल टू 3, FR इज इक्वल टू 3, और बची कुची 3 भी वाइब्रेशनल। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो, ऐसे ही अगर हमारे पास कभी पॉलीएटमिक आ जाए, क्या आ जाए, उसके अंदर n एटम्स है, कितने हैं, सीधी सी बात है, कोई पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल होगा तो वो लीनियर तो नहीं हो सकता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मान लो 5-6 एटम है, सबके सब एक ही लाइन में, कुछ बॉन्ड के बीच में एंगल होगा जिसकी वजह से वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसका मतलब कि उसके अंदर 3 रोटेशनल होंगी और ट्रांसलेशनल भी 3 ही होंगी, मतलब 3 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल, और बची कुची हम टोटल मानते हैं 3n। कितनी, वही तो कर रहे हैं हम। देखो, उस 3n में से 6 तो गई, 3 ट्रांसलेशनल में, 3 रोटेशनल में, बची कुची 3n - 6 होंगी वाइब्रेशनल। कितनी, कैसी, कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा ध्यान सुनना, वाइब्रेशंस मतलब क्या, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे समझ लो, दो एटम्स के बीच में स्प्रिंग लगी हुई है, क्या लगी हुई है, और ऐसे करके ये वाइब्रेट कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम सिर्फ और सिर्फ वेरी हाई टेम्परेचर जैसे कि 2000 केल्विन इस पर कंसीडर करते हैं, नहीं तो जनरली हम लोग वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कर देते हैं नेग्लेक्ट। बात समझ में आ रही है? इसलिए आपके जो आम, जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम करनी होती है नेग्लेक्ट। बात समझ में आ रही है? इसकी वजह से हम इसमें टोटल नेग्लेक्ट, आगे जो मैं लिख रहा हूं दैट इज नेग्लेक्टिंग वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो पहले वाले में मोनोएटॉमिक के केस में जो हमें टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो कितनी आ जाएगी, 3, इस वाले में 5, इस वाले में ट्राइएटमिक लीनियर में 5 और ट्राइएटमिक नॉन लीनियर में 6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब बात आती है सीपी और सीवी कैसे निकलेंगे। सीपी और सीवी को करना है हमको सिंपली F/2 इंटू आर, F/2 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा 3r/2, ये क्या हो जाएगा 5r/2, इसके लिए क्या हो जाएगा 5r/2, और उसके लिए 3r। हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, उससे सीपी आ जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, लगा दो मेयर्स फॉर्मूला, तो उससे सीपी क्या हो जाएगा सीवी प्लस आर, इसमें प्लस आर कर दो, सीपी की वैल्यू आ गई 5r/2, इसमें सीपी की वैल्यू 7r/2। की बात समझ में आ रही है? वो 2r प्लस करते जा रहे हैं। अब निकालना गामा, क्या निकालना है, गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी। इसके लिए गामा आ जाएगा 5/3, 1.66, 5/3 याद रखना है। इसके लिए गामा कितना आ जाएगा 7/5, यानी कि 1.4। इसके लिए गामा कितना आ जाएगा 1.4, और इसके लिए गामा कितना आ जाएगा 1.33।
क्या बात समझ में आ रही है? तो आपसे बोल दिया जाए कि मोनोएटमिक, डाइएटमिक और ट्राइएटमिक, इनमें से सबसे ज्यादा गामा किसका होता है? मोनोएटमिक। बात समझ में आ रही है? अब जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी, जैसा मॉलिक्यूल बोलेगा वैसा हम लोग निकाल लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? इतना समझ में आ गया तुम्हें? पहले तो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं ना। ये देखो इतना तुम्हारा हो गया। मैं तुम्हें आगे एक और चीज बताने वाला हूँ, गामा परिवेष्ट। उसमें क्या करते हैं ना, जैसे मान लो दो गैसेस हैं, तो मैं उनके नंबर ऑफ मोल्स बता देंगे, भाई इसके 3 मोल हैं, इसके 4 मोल हैं, और दोनों का गामा बता देंगे, गामा 1 गामा 2, और ये बोल देंगे कि इन दोनों गैसेस को हमने मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? तो रिजल्टिंग नंबर ऑफ मोल्स तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स विल बी कंजर्व्ड, लेकिन गामा की वैल्यू कुछ चेंज होगी, मिक्सचर की गामा की वैल्यू कुछ अलग आएगी। तो उस गामा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला आता कैसे है, क्यों आता है, वो सब थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, वो सब नहीं बताने वाले, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गामा पे फोकस करना है। कैसे निकलेगा? मान लो कोई आपके पास पहले एक कंपार्टमेंट था, उसके अंदर किसी गैस के N1 मोल्स थे। कितने मोल्स थे? और उस गैस का आपको पॉइजन रेशियो दे रखा था गामा 1। कितना? ठीक है। और दूसरा कंटेनर था जिसमें गैस के मोल्स थे N2 और गामा था गामा 2। गामा, हमने क्या करा, बीच में जो भी ये कुछ थी, ये हमने ओपनिंग खोल दी, ओपनिंग, और ये ओपनिंग हमने जैसे ही खोली, ऑब्वियस सी बात है गैसेस पूरी पूरी मिक्स हो जाएंगी, और इनका जो रिजल्टेंट वॉल्यूम होगा वो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम होगा। अब हमें ये पूछा गया है कि फाइनली जो गैस बनेगी उसका गामा मिक्स कितना है, उसका गामा मिक्स। तो उसके लिए सिंपल आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, N1 अपॉन N1 गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 अपॉन गामा मिक्स, मतलब गामा ऑफ मिक्सचर माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। N1 N2 गामा 1 गामा 2 दिया गया होगा और गामा मिक्सचर निकालना होगा। बात समझ में आ रही है? क्यों आया, कैसे आया, उसके लिए थर्मोडायनेमिक्स पूरी स्टार्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए अपने पास इतना टाइम नहीं है। गामा ऐसे निकालना है, वो याद रहना चाहिए, काम की बात। ठीक है, ऐसे दिया जाएगा। मान लो आपके पास एक मोनोएटमिक गैस है। कौन सी गैस है? मोनोएटमिक गैस है। उसके लिए आपको बोल रखा है 3 मोल्स, ऐसे बोल देंगे 3 मोल्स ऑफ अ मोनोएटमिक गैस, 3 मोल्स ऑफ अ are mixed with 4 moles of a diatomic gas, 4 moles of a diatomic gas। ठीक है, फाइंड गामा ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, गामा ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बात समझ में आ रही है? तो उसमें क्या वैल्यूज रखो, आंसर मिल जाएगा, है ना। क्या रखेंगे? 3 अपॉन, मोनोएटमिक के लिए गामा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 5/3, है ना, वो याद, फ्रैक्शन में याद रखना, 5/3 माइनस 1। ठीक है, प्लस फिर डायटमिक के लिए क्या आई थी? 7/5। ठीक है, माइनस 1 इज इक्वल टू क्या कर देंगे? 7/, गामा मिक्स माइनस 1। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम खाली इसलिए कर रहे हैं, कभी ऐसा बोल देंगे कि जो साउंड है वो दो गैसेस के मिक्सचर से ट्रेवल कर रही है, उसमें मोनोएटमिक वाली गैस के 3 मोल हैं, डायटमिक वाली के 4 मोल हैं, फिर बोल देंगे उसके लिए प्रेशर इतना है, डेंसिटी इतनी है, बताओ वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें गामा मिक्सचर लगाना तो पड़ेगा ना उसके लिए, तो पहले ही क्यों ना गामा समझते चले। इसको सॉल्व करके आराम से गामा मिक्स आ जाएगा, जो भी आ रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? करना कैसे, ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। N1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 अपॉन गामा मिक्स माइनस 1। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, इतना काम करेंगे, उसके बाद हम वापस वहीं पे आते हैं अपने नॉर्मल टॉपिक वेलोसिटी ऑफ साउंड पर। ठीक है, अच्छा तुम्हें ये, अच्छा इससे ना हम लोग एक और चीज आगे निकाल सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला याद ही रखना है, V इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी बाई रो, गामा पी बाई। अब क्योंकि हमने ये सब आइडियल गैस के लिए निकाला है, तो हम यहाँ पर P की जगह क्या रख सकते हैं? nRT अपॉन V, nRT अपॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गामा nRT अपॉन V इंटू रो, इंटू, क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा ये V इंटू रो क्या हो जाएगा? V इंटू रो टोटल मास आ जाएगा, टोटल मास, क्योंकि पूरे वॉल्यूम, जितनी भी वॉल्यूम में गैस फैली हुई है, इंटू डेंसिटी कर दिया, पूरी गैस का मास आ गया, जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स है सबका मिलाकर, सबका। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट गामा आर टी अपॉन में, ध्यान से देखना, इस V इंटू रो की जगह टोटल मास लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ?
टोटल मास m टोटल और अपॉन में n लिख दिया, कोई दिक्कत? जब मैंने गैसेस के जितने भी मॉलिक्यूल्स थे सबके मास को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ, तो मुझे 1 मोल का मास मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? और 1 मोल के मास को ही तो हम लोग मोलर मास बोलते हैं। तो फाइनली हमारे पास यहां से फॉर्मूला आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट में गामा आर टी बाई एम। क्या बात समझ में आ रही है? ये m मतलब क्या है यहां पर? मोलर मास। बोलो कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है मैं कैसे कर रहा हूं? ठीक है, अच्छा। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग एक फॉर्मेट में और लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि वेलोसिटी को अंडर रूट गामा पी बाई रो भी लिख सकते हैं, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एम मतलब मोलर मास। एक और फॉर्मेट में इसको लिखते हैं, ध्यान से सुनना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी, इस m क्या है? मोलर मास। मोलर मतलब 1 मोल का मास, 1 मोल का। ध्यान सुनना, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल का मास हो, किसका मास हो? एक मॉलिक्यूल का मास, तो ऐसे जब अवोगाद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं वही सब मिला के तो मोलर मास देते हैं, 1 मोल का मास। तो मैं क्या करूं, इस मोलर मास को मैं लिख सकता हूं एक मॉलिक्यूल का मास इनटू Na अवोगाद्रो नंबर। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक मॉलिक्यूल के मास को मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो mna हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो यहां से मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r बाई एन होता है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, kb r बाई एन। तो इसको मैं लिख सकता हूं गामा kb t बाई m, गामा kb t बाई, यहाँ पे kb मतलब क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, kb इज इक्वल टू r बाई एन। ये मिटा दूंगा ऊपर का। kb इज इक्वल टू r बाई एन इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे m मतलब क्या हो गया? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल।